नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूं। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ ओवर पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। अत्यधिक जनसंख्या का क्या प्रभाव होता है और उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको नियंत्रण करने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो मैं हूं आपका दोस्त अरविंद कुमार सिंह। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ओवर पॉपुलेशन होता क्या है। लेकिन इसको जानने के लिए दो और शब्द हमें ध्यान देने होंगे, अंडर पॉपुलेशन एंड ऑप्टिमम पॉपुलेशन। तब जाकर हमें ओवर पॉपुलेशन का अर्थ समझ में आएगा। ये समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको एक केस स्टडी करने के लिए देता हूं। चलिए हम ध्यान देते हैं केस 1 पर। यह हमारा है केस 1। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर एक मकान है। मकान में 6 कमरे हैं, 2 किचन है, बाथरूम 2 है, हॉल 2 है और बालकनी 2 है। एक छोटा सा परिवार जिसमें पति पत्नी, एक छोटी सी बच्ची और एक पेट है जो इस मकान के अंदर रहते हैं। तो ये जो हालात है इसको हम कहेंगे अंडर पॉपुलेशन। क्यों कहेंगे अंडर पॉपुलेशन? इसलिए कहेंगे अंडर पॉपुलेशन क्योंकि जितने कमरे हैं सभी कमरे में लोग नहीं रह रहे। एक या 2 कमरे का इस्तेमाल, 2 बेडरूम का इस्तेमाल ही हो रहा होगा। बाकी जो बेडरूम है वो खाली पड़े होंगे। 2 किचन में से केवल एक का ही इस्तेमाल हो रहा होगा। हॉल 2 बड़े बड़े हैं लेकिन उसका भी सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होगा। और चूंकि ये केवल 2 ही मेंबर है, इतने बड़े मकान के साफ सफाई रख रखाव भी ये लोग नहीं कर पाते होंगे। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे संसाधन ज़्यादा हैं और उसके इस्तेमाल करने वाले लोग कम हैं। जब संसाधन ज़्यादा हो और इस्तेमाल करने वाले लोग कम हो तो उसको हम कहते हैं अंडर पॉपुलेशन। अब हालात को थोड़ा हम बदलते हैं और हम आते हैं केस नंबर 2 पर। तो अब हम आ गए हैं केस नंबर 2 पे। कल्पना कीजिए कि यहाँ पे 2 परिवार और रहने के लिए आ गए। अब यहाँ पर इस मकान में रहने के लिए 7-8 लोग हो गए, बच्चे भी 3-4 हो गए। तो अब ये 12-13 लोगों के लिए, 10-12 लोगों के लिए यह मकान बहुत ही उचित है। सभी लोगों को अलग अलग कमरे रहने के लिए मिल रहा है। छोटे बच्चों को खेलने के लिए भी काफ़ी जगह मिल रहा है और बेडरूम, बाथरूम, किचन, बालकनी आदि का भी सही सही सदुपयोग हो रहा होगा। अब सदस्यों की संख्या बढ़ गई है, मेंबर्स की संख्या बढ़ गई है, तो इस मकान का रखरखाव, देखभाल, साफ सफाई भी सही तरीके से हो रही होगी। तो यहाँ समझना क्या है? समझना ये है कि इस हालात को अब हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये जो हालात है केस 2, इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन यानी कि बैलेंस पॉपुलेशन। जब संसाधन की मात्रा और उसके इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या में एक सामंजस्य हो, एक तारतम्य हो, उसमें एक बराबरी हो, सभी को संसाधन उपलब्ध हो और सही अपने जीवन का निर्वाह सही तरीके से कर रहे हो, तब इसको हम कहेंगे ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ये हो गया हमारा केस नंबर 2। अब हम आते हैं केस नंबर 3 पर। केस नंबर 3 पर आ गए। कल्पना कीजिए कि कहीं से 3-4 फैमिली और आ गई इसी मकान में रहने के लिए और अगले ही दिन कुछ और लोग यहाँ पहुँच गए कि भाई हमें भी यहाँ रहना है, ये भी रिश्तेदार है, इसी मकान में रहना है उनको भी। और कुछ और लोग आ गए। इतने सारे लोग आ गए, कितना बड़ा परिवार हो गया, कितने सारे बच्चे हो गए और सब रहने के लिए इसी मकान में आ गए। कमरे तो 6 ही हैं, किचन 2 ही है, बाथरूम 2 ही है, कमरे बढ़ नहीं रहे, किचन बढ़ नहीं रहा, लेकिन लोग बहुत बढ़ गए हैं, डिमांड बढ़ गया है। तो अब आप बतलाइए कि इतने सारे लोगों के लिए क्या यह मकान उनको सही सही सेवा दे पाएगा? क्या यह मकान के सारे रूम सफिशिएंट हो पाएंगे? आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं। तो ये जो हालात है इसको हम कहते हैं भाई, इसको हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड एज ओवर पॉपुलेशन। व्हाई? बिकॉज हेयर द amount of resources, the available resources are less, but the demand for resources, that means the number of people who are going to use the resources, are very very high. So there is a mismatch, there is a gap between demand and supply. रिसोर्स कम है और रिसोर्स के इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो ये हालात, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन को हम कहेंगे ओवर पॉपुलेशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये 3 शब्द समझ में आ गए होंगे कि अंडर पॉपुलेशन क्या है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या है और ओवर पॉपुलेशन क्या है। इसको समझने के लिए हमें ये बात दिमाग में रखनी होगी कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन का कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई 1 करोड़ आबादी ही ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी
या 5 करोड़ आबादी ही ऑप्टिमम पॉपुलेशन होगी और आबादी बढ़ गई तो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। ऐसा कोई फिक्स रूल बिल्कुल नहीं है। यह निर्भर करता है कि भाई देश के अंदर संसाधन कितने हैं, रिसोर्सेज कितना है। इसको हम एक और उदाहरण से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक छोटा सा मकान जिसके अंदर एक ही कमरा है और इसमें रहने के लिए ये परिवार जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, जिसके अंदर 4 एडल्ट्स और 3 बच्चे हैं, ये रह रहे हैं। तो यह मकान इस परिवार के लिए बहुत ही छोटा है क्योंकि कमरे एक ही हैं, सभी के रहने के लिए अलग अलग बेडरूम उपलब्ध नहीं है। तो इस मकान के लिए यह आबादी, यह 7 सदस्यों वाला परिवार जो है वो ओवर पॉपुलेशन कहलाएगा। ये ओवर पॉपुलेशन का सिचुएशन है। लेकिन अगर इसी परिवार के सामने रहने के लिए ये बहुत बड़ा बिल्डिंग हो, ये एक बहुत बड़ा मकान हो जिसके अंदर सैकड़ों कमरे हों, सैकड़ों बेडरूम, बाथरूम, किचन, हॉल हो, तब इस परिस्थिति में इसी परिवार को हम कहेंगे अंडर पॉपुलेशन। परिवार की संख्या तो फिक्स है, पहले भी 7 लोग ही थे, बच्चे मिलाकर अभी भी 7 लोग हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पहले के केस में मकान छोटा था तब ये ओवर पॉपुलेशन कहला रहा था, और दूसरे केस में मकान बहुत बड़ा है तब ये अंडर पॉपुलेशन कहला रहा होगा। तो आइडियल पॉपुलेशन या ऑप्टिमम पॉपुलेशन क्या होगा, इसका कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। यह डिपेंड करेगा देश के परिस्थिति, उसके उपलब्ध संसाधनों के ऊपर। अगर संसाधन बहुत हों, खनिज, नदियाँ, जल, वर्षा, मिट्टी, खनिज आदि अगर उपलब्ध हो बहुत भारी मात्रा में, तो बड़ी आबादी भी ओवर पॉपुलेशन नहीं कहलाएगी। लेकिन अगर संसाधन कम हो, यानी कि क्षेत्रफल कम हो, जमीन, नदियां, मिट्टी, खनिज आदि कम हो, तो छोटी आबादी भी वहां पर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको परीक्षा में आ जाए कि आप ओवर पॉपुलेशन से क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय ओवर पॉपुलेशन और व्हाट इज ओवर पॉपुलेशन, तो आप क्या लिखेंगे? तो आप इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में उतार सकते हैं। आप चाहें तो वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिएगा और ये सारे पॉइंट्स अपने नोटबुक में उतार लीजिएगा। पहला पॉइंट, ओवर पॉपुलेशन मीन्स व्हेन द साइज ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री इज मोर देन इट्स कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब हुआ भार ढोने की क्षमता। कल्पना कीजिए कि एक टैक्सी है जिसमें 4 लोगों की बैठने की क्षमता है। तो 4 लोग जब बैठे हों तब तो ठीक बात है, लेकिन उसके अंदर अगर 20 लोग बैठ जाएं तब क्या होगा? टैक्सी बैठ जाएगी, उसके टायर शायद फट जाएंगे, वो ठीक से नहीं चल पाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया ओवर पॉपुलेशन। कैरिंग कैपेसिटी है केवल 4 और बैठे हैं कितने लोग? 20 लोग। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है कि अगर देश की आबादी उसके देश की कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा हो जाए तब उस हालात को हम कहेंगे ओवर पॉपुलेशन। दूसरा पॉइंट, व्हेन अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक लैंड, वाटर, फूड, मिनरल्स, एम्प्लॉयमेंट, हाउसेस इज लेस बट डिमांड फॉर इट इज मोर। तो आप देख रहे हैं कि जब संसाधन कम हो, खनिज कम हो, क्रॉप का उत्पादन कम हो, पानी, जल, वर्षा कम हो, भूमि कम उपलब्ध हो, लेकिन इसके इस्तेमाल करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो, तो इसको भी हम कहते हैं ओवर पॉपुलेशन। Country like India, Bangladesh, Pakistan are overpopulated. These countries has small size of land but large size of population. दक्षिण एशिया के लगभग सारे देश ओवर पॉपुलेटेड हैं, यानी कि उनके पास क्षेत्रफल कम है, संसाधन कम है, लेकिन लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। चौथे पॉइंट से आपको ये बात समझ में आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया हैज ओनली 2.4% ऑफ द वर्ल्ड टोटल लैंड एरिया, बट about 17% population of the world live in India. We can say that India is overpopulated. भारत के पास केवल 2.4% लैंड एरिया ही है, यानी कि हमारे पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा ही है, लेकिन आबादी के हिसाब से देखा जाए तो विश्व का लगभग 17%, 17% लोग भारत में ही रहते हैं। तो आप देखिए कि जमीन यानी कि जो हमारा लैंड रिसोर्स है और पॉपुलेशन में कितने का अंतर है, बहुत ही ज्यादा अंतर है। आप कह सकते हैं कि कम से कम 6 से 7 गुना ज्यादा आबादी हमारे देश में रह रही है उपलब्ध लैंड रिसोर्स के कंपेयर में।
तो ये परिभाषा आप नोट डाउन कर लीजिए और अपने नोटबुक में लिखने के बाद इसको आप बाद में याद कर लेंगे तो आपको परीक्षा में काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, ओवर पॉपुलेशन हो गया है, तो इसका अच्छा असर पड़ेगा कि बुरा असर पड़ेगा? आप बतलाइए। इसका असर अच्छा नहीं पड़ने वाला है, इसका असर तो बुरा ही पड़ने वाला है। तो क्या क्या निगेटिव इम्पैक्ट होने वाले हैं, क्या क्या एडवर्स इम्पैक्ट होने वाले हैं देश के ऊपर, समाज के ऊपर, लोगों के ऊपर, उसको जरा हम देखते हैं। ये पॉइंट बहुत ही काम की है, आप ध्यान दीजिए। पहला पॉइंट, शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग। मेनी पीपल डोंट हैव हाउस टू लिव, दे मेक स्लम्स with their poor quality of construction material, no bathroom, no kitchen, overcrowded, prone to fire accidents, no tap water, etc. जब देश की आबादी बहुत बढ़ जाएगी तो किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा कि सभी लोगों को वह मकान दिला पाए। सभी लोग मकान अफोर्ड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ज़मीन कम है, लोग ज़्यादा हैं, तो ज़मीन की कीमत बढ़ जाएगी और गरीब लोग, आम जनसंख्या, मकान के लिए ज़मीन उनको उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और ऐसे में बहुत सारे लोग झुग्गी झोपड़ी, जिसको हम स्लम कहते हैं, वो बनाते हैं। और इस तरह की झुग्गी झोपड़ी आपने अपने शहर में या आसपास के बड़े शहरों में ज़रूर देखा होगा, जहाँ पर लोग बहुत ही निम्न तरीके से अपना जीवन गुजारते हैं। इनके पास फैसिलिटी के नाम पर कुछ नहीं होता, न तो कमरा होता है, न कमरे में खिड़की होती है, न बच्चों के खेलने की जगह होती है, न कोई ओपन स्पेस होता है, बाथरूम, किचन, टॉयलेट नहीं होते हैं, टैप वाटर नहीं होता है, कई बार बिजली भी नहीं होती है। तो ये बहुत ही मुश्किल वाले हालात में, मुश्किल वाले परिस्थिति में अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। जो दूसरा इम्पैक्ट होगा वो होगा शॉर्टेज ऑफ फूड। एक्सट्रीमली हाई पॉपुलेशन क्रिएट मोर डिमांड फॉर फूड। फूड फॉर ऑल कैन नॉट बी प्रोड्यूस फ्रॉम अ स्मॉल साइज ऑफ लैंड अवेलेबल इन द कंट्री। स्टारवेशन, माल न्यूट्रिशन बिकम वेरी कॉमन। आप देख लीजिए भाई, जमीन कम है और फूड या पैदा होता कैसे है? क्रॉप से, एग्रीकल्चर से। और एग्रीकल्चर हम करते कहाँ हैं? ज़मीन पर, सॉइल पे करते हैं, लैंड पे करते हैं। जब हमारे पास ज़मीन की मात्रा ही कम है तो हम बहुत अधिक उत्पादन नहीं कर सकते। ठीक है, हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कर पाएंगे, मशीन का इस्तेमाल कर पाएंगे, लेकिन इससे भी उत्पादन को हम एक सीमा तक ही बढ़ा पाएंगे, उस सीमा से बाहर हम नहीं बढ़ा पाएंगे। तो इससे होगा क्या कि भोजन की मात्रा कम हो जाएगी, उसकी कीमत बढ़ जाएगी और गरीब लोग, जिनकी आय कम होती है, वह भोजन ठीक से नहीं कर पाएंगे, उन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं हो पाएगा और ऐसे में भूखमरी और कई तरह के विटामिन और कार्बोहाइड्रेट या पोषक तत्वों की हमारे शरीर में कमी होनी शुरू हो जाएगी। ऐसे हालात जो स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं इमेज, आपने जरूर अपने जीवन में कहीं न कहीं अपने आसपास जरूर आपने देखा होगा। ये क्यों पैदा हो रहा है? ये इसलिए पैदा हो रहा है क्योंकि ये ओवर पॉपुलेशन का सिचुएशन है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी। आबादी अगर बहुत बढ़ जाएगी तो सभी लोगों के लिए रोजगार मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। जो लोग अनपढ़ और अनस्किल्ड है उनकी बात तो आप रहने दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग भी हैं और जो स्किलफुल लोग हैं, जिनको ज्ञान है, जिनको नॉलेज है, जिनके हाथों में कुछ ना कुछ तकनीक आती है, उनको भी रोजगार नहीं मिल पाता है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे लोग जॉब के लिए लाइन में खड़े हैं, इंटरव्यू देने के लिए या किसी और काम के लिए कतार लगाकर खड़े हैं। हमारे देश में जब एक छोटा सा वैकेंसी भी निकलता हो, किसी प्यून का या चपरासी का या किसी छोटे पद का, उसके लिए भी लाखों आवेदन पत्र पहुंच जाते हैं। और ये आवेदन पत्र ऐसे लोगों के होते हैं जो मास्टर डिग्री या पीएचडी, एमफिल किए हुए होते हैं, यानी कि ओवर क्वालिफाइड होते हैं, और वो लोग भी फॉर्म भरते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल पाती है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या बन जाती है, सभी को रोजगार नहीं मिल पाता, और जब रोजगार नहीं मिल पाता तो आय नहीं हो पाती, और जब आय नहीं हो पाता तो गरीबी फैलने लगती है। और गरीबी की हालत चारों तरफ होने की वजह से लोग अपने जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि भोजन नहीं मिल पाता, रहने के लिए मकान नहीं मिल पाता, पहनने के लिए ठीक से कपड़े नहीं मिल पाते। आप अपने स्क्रीन के दाहिने तरफ आप कुछ बच्चे को देख सकते हैं और ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सब हालात क्यों पैदा हो पा रहे हैं। ये सब इसलिए पैदा हो पा रहे हैं क्योंकि देश में कौन सी हालात है? ओवर पॉपुलेशन की हालात है। चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। हेवी पॉपुलेशन क्रिएट प्रेशर ऑन द अवेलेबल रिसोर्सेज लीडिंग टू कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन एटसेट्रा। अब देख लीजिए, लोग बढ़ गए हैं, जमीन कम है, हमको अधिक उत्पादन करना है,
हमें अधिक खेती बाड़ी करनी है, नया ज़मीन कहाँ से लाएं? तो हम क्या करेंगे? हमारे देश में जो जंगल होंगे हम उन जंगलों को काटना शुरू करेंगे और काट कर उस पर खेत बनाना शुरू करेंगे। जब लोग बढ़ने लगेंगे तो गांव का आकार भी बढ़ेगा, शहरों का आकार भी बढ़ेगा, हमें अधिक मकान बनाने पड़ेंगे। तो आखिर हमारे पास और ज़मीन कहाँ से आए? तो हम क्या करेंगे? हमारे पास जो उपलब्ध जंगल थे हम उनकी सफाया करना शुरू करेंगे, उनको हम काटना शुरू करेंगे और उसके बाद हम अपने गांव शहरों को फैलाना शुरू करेंगे। तो इससे होगा क्या? इससे इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को तो नुकसान ही होने वाला है। जब अधिक लोग हो जाएंगे, अधिक चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो हम अधिक वेस्ट भी जनरेट करेंगे जो नदियों में जाएगा। अधिक फैक्ट्रियां होने की वजह से अधिक प्रदूषण भी होगा, तो हमारा एयर भी पोल्यूट होगा। तो धीरे धीरे कुल मिलाकर देखा जाए तो हमारा जो पर्यावरण है देश का वो खराब होना शुरू हो जाएगा ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से। तो ये 4 इम्पैक्ट, ये 4 प्रभाव आप याद कर सकते हैं, अपने नोटबुक में आप इसको लिख भी सकते हैं। अब एक खास बात ये हम चर्चा करने वाले हैं कि थॉमस माल्थस जो एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे, उनका इसके ऊपर क्या विचार है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपकी किताब में दिया हुआ भी है। तो चलिए देखते हैं। थॉमस माल्थस, एन इकोनॉमिस्ट, wrote a book called An Essay on the Principle of Population in 1793। उन्होंने एक किताब लिखी, किताब का नाम है एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। सैकड़ों साल पहले लिखी। किसने लिखी? थॉमस माल्थस, जो कि एक अर्थशास्त्री थे, इकोनॉमिस्ट थे। और वो क्या कह रहे हैं? ही सेड दैट पॉपुलेशन एंड फूड प्रोडक्शन बोथ इंक्रीजेज। फूड प्रोडक्शन इंक्रीजेज एट अरिथमेटिक रेट 1, 2, 3, 4 and so on, but population size increases at geometric rate like 1, 2, 4, 8, 16, 32 like that. Hence there is always a gap between population and food। एनिमेशन के मदद से इसको हम समझेंगे भी। आप इतना ही जान लीजिए कि समय के साथ साथ तकनीक में बदलाव आता है, साइंस और टेक्नोलॉजी में उन्नति होती है, जिससे फूड प्रोडक्शन बढ़ता है। ठीक बात है, लेकिन आबादी भी बढ़ती है। दोनों की बढ़ने की रफ्तार एक समान नहीं है। फूड प्रोडक्शन की बढ़ने की रफ्तार धीमी होती है, जबकि आबादी बढ़ने की रफ्तार बहुत तेज होती है। जिस रफ्तार से फूड प्रोडक्शन बढ़ता है उसको हम कहते हैं अरिथमेटिक रेट, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से। और जिस रफ्तार से आबादी बढ़ती है इसको हम कहते हैं ज्योमेट्रिक रेट, यानी एक का आप 2 गुना कर दीजिए तो 2, 2 का 2 गुना कर दिए तो 4, 4 का 2 गुना कर दिए तो 8, 8 का 2 गुना कर दिए तो 16। इस रफ्तार से बढ़ती है। तो कुछ ही सालों में आप क्या देखेंगे कि फूड प्रोडक्शन और पॉपुलेशन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा गैप, एक बहुत बड़ा अंतर पैदा हो गया है और इससे देश में कई तरह के बुरे हालात पैदा हो सकते हैं। वो आगे कहते हैं, ही फर्दर सेड वी शुड आवर सेल्फ कंट्रोल द पॉपुलेशन, अदरवाइज नेचर विल ऑटोमेटिकली कंट्रोल द पॉपुलेशन बाय ब्रिंगिंग अर्थक्वेक, फ्लड, फेमिन एंड एपिडेमिक। वो कह रहे हैं कि हम सभी लोग अवेयर हैं और हमें अपने आप से ही जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए उपाय करने चाहिए। और अगर हमने ये उपाय खुद से नहीं किए तब पर्यावरण आएगी, प्रकृति आएगी और वो डंडा चलाएगी और खुद ही वो जनसंख्या को कंट्रोल कर देगी। प्रकृति बहुत ताकतवर होती है और जनसंख्या कंट्रोल करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो एक ही बार बहुत बड़ा भूकंप ला सकती है, ज्वालामुखी पैदा कर सकती है, सुनामी ला सकती है, बाढ़ और सूखा, अकाल, महामारी जैसे हालात पैदा कर सकती है। हजारों लाखों लोग मर सकते हैं और जनसंख्या प्रकृति कुछ ही दिनों में कंट्रोल कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि हमें जनसंख्या कंट्रोल खुद से करना चाहिए या हमें प्रकृति के डंडे का इस्तेमाल करना चाहिए? जवाब बहुत ही साफ है, हमें प्रकृति के डंडे का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप ही जनसंख्या को नियंत्रित कर लेना चाहिए, जो हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। अब हम एक चीज और देखते हैं। आप देखिए, क्रॉप दिखाया हुआ है, क्रॉप प्रोडक्शन जो फूड का सिंबल है, नीचे है पॉपुलेशन, दोनों है 1-1। क्रॉप भी 1, पॉपुलेशन भी 1। कुछ समय के बाद ये दोनों बढ़ने वाले हैं, लेकिन देखिए कितना बढ़ता है। ये देखिए, फूड प्रोडक्शन में 1 की वृद्धि हुई, जनसंख्या में भी 1 की वृद्धि होगी। अभी तक तो कोई समस्या नहीं है, दोनों बराबर हैं, बैलेंस हैं। कुछ समय के बाद ये फिर से बढ़ते हैं। तो आप क्या देखते हैं कि फूड तो बढ़ा है केवल 1, लेकिन जनसंख्या बढ़ा है 2। पहले 1 था, 1 का 2 गुना
2 हो गया। कुछ समय के बाद फिर से इंक्रीज होता है। फिर से आपने क्या देखा कि क्रॉप में केवल एक ही ऐड हुआ, लेकिन जनसंख्या में ऐड हो गया 4, यानी 2 का 2 गुना 4। आप अंतर देख सकते हैं कि फूड अभी कहां तक पहुंचा है और जनसंख्या कितना आगे निकल गया। और कुछ दिनों के बाद फिर से वृद्धि होती है, फिर से इंक्रीज होता है। और देखिए, फूड में केवल एक ही बढ़ा फिर से, लेकिन जनसंख्या बढ़ गए 4 के 2 गुना 8। जनसंख्या कितना आगे निकल गया। तो आप देख रहे होंगे कि कुछ ही सालों में क्रॉप प्रोडक्शन और पॉपुलेशन के बीच कितना बड़ा अंतर, कितना बड़ा फासला पैदा हो गया है। तो ये व्यू था थॉमस माल्थस का। उन्होंने कहा कि भाई जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ती है, इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण हमें खुद से ही करना चाहिए। नहीं करेंगे तो प्रकृति आएगी, भूकंप लाएगी, ज्वालामुखी लाएगी, सुनामी लाएगी और जनसंख्या को नियंत्रित कर देगी। तो भाई हमें ऐसे चीज़ों का इंतजार नहीं करना चाहिए, हमें खुद से ही जनसंख्या को नियंत्रित करने का उपाय करना चाहिए। कैसे करेंगे, अगले टॉपिक में करते हैं डिस्कस। पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, क्या क्या काम करेंगे। पहला काम, शिक्षा। ये पहला नहीं, सबसे सर्वोत्तम काम भी है। एजुकेशन ही सभी समस्याओं का एकमात्र निदान है। अगर हम देश के सभी लोगों को साक्षर कर पाए, शिक्षित कर पाए, खासतौर पर महिलाओं को शिक्षित कर पाए, तो इससे बहुत हद तक जनसंख्या नियंत्रित हो जाएगी। कैसे नियंत्रित हो जाएगी? जो लोग पढ़े लिखे होते हैं उनके अपने एम्बिशन होते हैं, उनकी अपनी एक सोच होती है, वो एक अच्छा जीवन स्तर जीना चाहते हैं और इसलिए वह बहुत जल्दी विवाह नहीं करते। वह एक सीमा के बाद ही विवाह करते हैं, यानी कि काफ़ी उम्र हो जाने के बाद ही विवाह करते हैं, जिससे क्या होता है कि परिवार छोटा होता है। एक बात। दूसरी बात, पढ़े लिखे परिवारों में पति और पत्नी दोनों ही वर्किंग होते हैं, दोनों ही नौकरी कर रहे होते हैं, काम पे जा रहे होते हैं। तो वो जानते हैं कि हम बड़ा परिवार का देखभाल नहीं कर पाएंगे, हम घर पे रह के बच्चों का देखभाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम दोनों काम करते हैं, हमारी जिम्मेवारियां हैं। तो वो कभी भी बड़ा फैमिली को प्रेफर नहीं करते, वो छोटा फैमिली रखते होंगे। तो आपने देखा होगा कि जो अनपढ़ समाज है, जो अनपढ़ परिवार है, उनके परिवारों में काफ़ी बच्चे हैं, लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत ही एजुकेटेड लोग हैं, उनके फैमिली में बहुत ही कम बच्चे हैं। तो शिक्षा एकमात्र इसका उपाय है और सर्वोत्तम उपाय है, और खासतौर पे महिलाओं की शिक्षा बहुत ही जरूरी है। तो इससे हम जनसंख्या को बहुत हद तक सीमित कर पाएंगे, नियंत्रित कर पाएंगे। दूसरा उपाय है स्टॉप चाइल्ड मैरिज। बहुत सारे समाज में, बहुत सारे राज्यों में ये बाल विवाह की प्रथा है। जब कम उम्र में विवाह हो जाती है तो कुछ ही सालों के अंदर परिवार बहुत बड़ा हो जाता है, कई सारे बच्चों का जन्म हो जाता है। तो ये प्रथा बंद होनी जानी चाहिए। हालांकि सरकार ने इस पर बहुत ही कड़े कानून बनाए हैं और कानून बनाकर बाल विवाह को देश में बैन कर दिया गया है। बाकी देशों में भी इस तरह के हालात हैं, लेकिन फिर भी दुनिया के ऐसे बहुत सारे और देश होंगे, समाज होंगे, जहां अभी भी चाइल्ड मैरिज होता होगा। तो इसके ऊपर रोक लगाने की जरूरत है। जो तीसरा उपाय कर सकते हैं वो है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ये क्या है? ये शब्द शायद आपने पहली बार सुना हो। इसको कहते हैं गर्भ निरोधक उपाय। जब पति पत्नी होते हैं तो उनके बीच कुछ ऐसे साधन आज उपलब्ध हैं जिससे कि महिला जो है वो गर्भवती होती ही नहीं है। तो ये सब साधन आजकल बाजार में उपलब्ध हैं और ये साधन पति या पत्नी को इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि महिला जो है वो गर्भवती हो ही ना और परिवार बड़ा ना हो, जिसमें कि कई तरह की चीज़ें आती हैं जो आप और बड़े होने के बाद पढ़ेंगे और उसको समझेंगे। टैक्स एग्जम्पशन, ये एक तरह का लालच देने का काम हुआ। जैसे अपने घर में भी हम छोटे बच्चे से कुछ काम कराना होता है, सपोज कीजिए उनको हमको एक टेबल याद करवाना है या कुछ पढ़ाई करवानी है, तो उनको हम लालच देते हैं कि बेटा तुम अगर ये काम कर लोगे तुम्हें मैं शाम को एक चॉकलेट दूंगा। ठीक वैसे ही सरकार भी लोगों को लालच दे सकती है कि देखिए अगर आपका परिवार छोटा होगा, आपके परिवार में केवल एक ही बच्चा होगा, तो आपसे हम 20% की जगह 5% ही टैक्स लेंगे, आपको हम टैक्स में छूट देंगे। तो लोग क्या होंगे, इससे लोगों को एक इनकरेजमेंट मिलेगा, एक बढ़ावा मिलेगा कि भाई हमें बड़ा परिवार नहीं रखना चाहिए, हमें छोटा परिवार ही रखना चाहिए, ताकि हमें सरकार के योजनाओं का लाभ हमको मिल सके। तो इससे भी जनसंख्या को नियंत्रित करने में थोड़ा सा सहायता मिलेगा। पांचवा तरीका है मेकिंग लॉ। यह तरीका बहुत अच्छा बिल्कुल नहीं है।
इसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन जब सारे तरीके काम न करें तब ये आखिरी तरीका भी अपनाने में गुरेज नहीं करना चाहिए। हम ये काम भी कर सकते हैं। बहुत सारे देशों ने इस तरीके को अपनाया है। चीन ने इस तरीके को सफलतापूर्वक अपनाया और अपने जनसंख्या को अब धीरे 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 कम करने की कोशिश वो कर रहा है। इसमें क्या है कि इसमें जो लॉ मेकिंग बॉडी होती है, जैसे कि हमारे देश में पार्लियामेंट है, वो कानून बनाए और कानून बनाकर बड़ा परिवार रखना बैन कर दे या उसको अपराध घोषित कर दे। तो इस तरीके से कानून बनाकर भी लोगों को जबरदस्ती फोर्सफुली छोटा परिवार रखने के लिए बाध्य किया जा सकता है। लेकिन ये बहुत ही कारगर उपाय नहीं है, यह बहुत ही अच्छा उपाय नहीं है। लेकिन जरूर अगर बाकी उपाय काम न करे तो इसका भी सहारा लिया जा सकता है। लोगों के बीच अवेयरनेस, पीपल अवेयरनेस। देखिए, ऊपर जो यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स है इसके बारे में अक्सर बातचीत नहीं की जाती और लोगों को नहीं बताया जाता। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी या लोग होते हैं जो कॉलेज में जा रहे होते हैं बट उनको भी इसका ज्ञान नहीं होता है। तो ये लोगों के बीच एक जानकारी के अभाव की वजह से भी जनसंख्या बढ़ रही होती है। तो लोगों के बीच एक जागरूकता होनी चाहिए, फैमिली प्लानिंग के बारे में बातचीत होनी चाहिए। ये जो तरह तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं इसका प्रचार प्रसार मीडिया के माध्यम से, टेलीविज़न, रेडियो, अखबार, सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इसके मदद से लोगों के बीच इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए। लोग इसका इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके देश के जनसंख्या को नियंत्रित करें। तो इस तरीके से देश की जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है और अगर सभी देश ऐसा करेंगे तो पूरे विश्व के जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये हो गए हमारे 6 उपाय जिससे कि हम पॉपुलेशन को कंट्रोल कर पाएंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ऐसे ही वीडियो मैं और बनाऊं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।